गुजरात से खबर है। गुजरात के कच्छ से 2 जासूस गिरफ्तार हुए हैं। 18 साल का शहनवाज अंसारी गिरफ्तार हुआ है। सहदेव गोहिल को भी एटीएस ने अरेस्ट किया है। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का आरोप है। आरोपियों को अहमदाबाद लेकर गई पुलिस। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही, बड़ी कार्रवाई एटीएस की तरफ से, और जानकारी यह है कि 2 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। 18 साल का शहनवाज अंसारी गिरफ्तार हुआ है, साथ ही सहदेव गोहिल को भी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का आरोप है। आरोपियों को अहमदाबाद लेकर फिलहाल आगे की पूछताछ और कार्रवाई के लिए पुलिस लेकर गई। जितने भी बीएसएफ और इंडियन नेवी का जो सीक्रेट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है वो सारा उसको शेयर करते थे, और उस अराउंड उसी दौरान ने एक आदमी ने इनको 40,000 का रोकड़ भी इसको पहुंचा गया था। उसी दौरान इसको ध्यान में लेते हुए इसके फोन को हमने एफएसएल को भेजा गया था। उसका एनालिसिस करके हमको पता चला जो भी व्हाट्सएप जो अदिति भारद्वाज नाम से यूज करते थे, जो दूसरे नंबर एज वेल एज जो पहले नंबर था, वो दोनों पाकिस्तान से यूज किया गया था। इसी दौरान ये सारा इंफॉर्मेशन हमको क्लियरली मेंशन करता है कि एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया के तौर पे होता है। तो इसके विरुद्ध में हमने सेक्शन इसके और अदिति भारद्वाज जो पाकिस्तान पीआईओ है, तो उसके विरुद्ध में हमने सेक्शन 61 एज वेल एज सेक्शन 148 भारतीय न्याय संहिता के दौरान उसको अगेंस्ट केस दाखिल किया है करके सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल को अरेस्ट किया गया है। तो गिरफ्तारी हुई है, जैसा कि आप ब्रीफिंग भी सुन रहे थे। एटीएस की टीम ने इन लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से पुलिस ने ब्रीफ किया, आरोप है सीधे तौर पर इन दोनों पर पाकिस्तान के लिए जानकारी इकट्ठा करना, उनके लिए जासूसी करना, और क्या जानकारी एटीएस की तरफ से दी गई, आगे इन पर क्या कार्रवाई होनी है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 3 दिन में गुजरात एटीएस ने 2 बड़ी गिरफ्तारी की है जासूसी कांड में। सबसे पहले शहनवाज की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद सहदेव गोहिल की गिरफ्तारी हुई। शहनवाज लगातार जो भी गुजरात बॉर्डर के आसपास जितने भी सेना के से जुड़े एस्टेब्लिशमेंट थे, वो तमाम जानकारियां आईएसआई एजेंट तक पहुंचा रहा था। और इसके अलावा जो सहदेव गोहिल है, वो दरअसल हनी ट्रैप का शिकार है। जांच में पता चला कि अदिति के नाम से, अदिति भारद्वाज के नाम से एक लड़की लगातार उसके संपर्क में थी। खुद को उसने पाकिस्तानी बताया और उसके बाद इस हनी ट्रैप पे इसको फंसाकर तमाम हमारी जो सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां थी वो सहदेव से ली गई, और उसके बाद उसको 40,000 रुपए बकायदा उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, और ये तमाम जानकारियां बाकायदा आईएसआई एजेंट के द्वारा शेयर की गई। तो फिलहाल इस एंगल पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की थी और उसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। दोनों के जो मोबाइल फोन है वो जब्त कर लिए गुजरात एटीएस ने और उनको एफएसएल जांच के लिए भेज दिया गया है। हालांकि जो सहदेव गोहिल उसके मोबाइल से जानकारी मिली थी कि सेना की कुछ गोपनीय जानकारी थी, कुछ तस्वीरें थी सेना से जुड़े एस्टेब्लिशमेंट की, वो उसके द्वारा अदिति को शेयर की गई। और जब पता किया गया कि आखिरकार अदिति कौन है, तो पता चला कि अदिति नाम से कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं, बल्कि आईएसआई का एक हैंडलर है जो फेक आईडी बनाकर सहदेव गोहिल से लगातार कनेक्शन में था, उससे लगातार इस तरीके की जानकारियां ले रहा था। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका। एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार शहजाद पर नई जानकारी है। दानिश से लंबे समय से संपर्क में रहा है शहजाद। 3 बार पाकिस्तान जा चुका है शहजाद, 4 बार दुबई भी गया है शहजाद, 2 बार अपनी पत्नी को भी पाकिस्तान ले गया शहजाद। पूछताछ में नई जानकारी, आईएसआई के लिए जासूसी करता था शहजाद। आईएसआई के कहने पर एजेंट्स को फर्जी सिम और पैसे भी दिलवाए हैं। तो शहजाद का आईएसआई कनेक्शन क्या है, ये आपको बताते हैं। आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था शहजाद, ये खबर सामने आई है। 3 बार वो पाकिस्तान गया, 10 बार दुबई भी गया, 2 बार पत्नी को पाकिस्तान भी लेकर गया शहजाद। पहले ड्राइवर था और उसके बाद तस्करी के काम में शामिल हो गया।
धीरे धीरे आईएसआई के लिए जासूसी करने लगा। एजेंट को फर्जी नाम पर सिम भी दिलवाता था। आईएसआई एजेंट के लिए पैसे का बकायदा इंतजाम करता था। दानिश के साथ लंबे वक्त से संपर्क में था। दानिश वही जो कि पाकिस्तान उच्चायोग में अधिकारी के तौर पर काम कर रहा था। दानिश पाकिस्तानी एम्बेसी में अधिकारी था। रामपुर का रहने वाला है शहजाद, और अब शहजाद को लेकर यह खुलासा हो रहा है। पाकिस्तानी जासूसों से लगातार पूछताछ जारी है। इस बीच एटीएस ने 18 मई को मुरादाबाद से शहजाद को गिरफ्तार किया। सोर्सेस के मुताबिक यूपी के रामपुर का रहने वाला शहजाद और 3 बार पाकिस्तान गया था। इस दौरान 2 बार वो अपनी पत्नी को भी पाकिस्तान लेकर गया था और 10 बार दुबई जा चुका था। और लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए वो जासूसी कर रहा था। शहजाद से हुई शुरुआती पूछताछ में जानकारी मिली है कि वो पहले ड्राइवर था, फिर तस्करी में शामिल हुआ और धीरे धीरे आईएसआई के लिए जासूसी करने लगा। सोर्सेस के मुताबिक शहजाद ने आईएसआई के कहने पर उसके एजेंट्स को फर्जी नामों पर सिम कार्ड दिलवाए और पैसे का इंतजाम किया। सोर्सेस ये भी बताते हैं कि शहजाद पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी एहसान उर रहमान उर्फ दानिश के साथ लंबे समय से संपर्क में था। एटीएस सोर्सेस के मुताबिक एटीएस के रडार पर अब वो लोग हैं जो शहजाद के संपर्क में थे। इस बीच ज्योति मल्होत्रा समेत कई पाकिस्तानी जासूसों से लगातार पूछताछ जारी है। खबर है कि इस बीच कच्छ से भी एक जासूस को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हारून और तुफैल से यूपी एटीएस जल्द पूछताछ कर सकती है। 60 सेकंड्स में देखिए पूरी खबर। खबर है कि हारून और तुफैल से पूछताछ के लिए यूपी एटीएस इन दोनों को रिमांड पर ले सकती है। इस दौरान कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। यूपी एटीएस ये पता लगाना चाहती है कि हारून पाकिस्तान उच्चायोग में कितने और लोगों के संपर्क में था। पाकिस्तान दूतावास के कर्मचारी मुजम्मिल हुसैन ने हारून को और कितने लोगों से मिलवाया था। ये जानना जरूरी है कि हारून दिल्ली में किन किन लोगों से मिलता था। इन दोनों के मोबाइल और बैंक अकाउंट की भी जांच की जा रही है। खबर है कि यूपी एटीएस को इनके मोबाइल में कई संदिग्ध नंबरों की जानकारी मिली थी। यूपी एटीएस को तुफैल के मामले में भी अहम सबूत मिले हैं, जिसकी जाँच जरूरी है। दिल्ली सीलमपुर में रहने वाला हारून स्क्रैप का काम करता था। उसने 2 शादियां की थी। उसकी एक पत्नी पाकिस्तान में ही रहती थी। हारून पर देश से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को देने का आरोप लगा है। हारून और मुजम्मिल वीजा लगवाने के नाम पर अवैध उगाही करते थे। वहीं वाराणसी से जासूसी के आरोप में तुफैल को पकड़ा गया, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति से मध्य प्रदेश पुलिस ने भी पूछताछ की है। पुलिस ने ज्योति से उसके महाकाल मंदिर यात्रा के बारे में भी पूछताछ की है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा पर एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस की एक टीम ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से उसके उज्जैन यात्रा के संबंध में हरियाणा में पूछताछ की है। आरोपी ज्योति मल्होत्रा मध्य प्रदेश की बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन भी आई थी। करीब 1 साल पहले उसने उज्जैन की यात्रा की थी। इस दौरान उसने बाबा महाकाल के दर्शन भी किए थे। ज्योति से पूछताछ करने वाले अधिकारियों का कहना है कि ये स्थान बहुत संवेदनशील है और यहाँ रोजाना भारी संख्या में बाबा भोलेनाथ के भक्त आते हैं। इनमें विदेशी श्रद्धालु भी शामिल हैं, इसलिए उसे पूछताछ करना जरूरी था। पुलिस टीम के मुताबिक अभी तक हमें ज्योति की उज्जैन यात्रा के संबंध में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। ये पूछताछ भी एक एहतियाती एक्शन था। ज्योति मल्होत्रा उन लोगों में शामिल है जिन्हें पिछले 2 हफ्तों में जासूसी के संदेह में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों को भारत में पाकिस्तान से जुड़े सक्रिय जासूसी नेटवर्क की मौजूदगी का संदेह है। और देखिए एक बड़ी खबर, गुजरात के बनासकांठा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था घुसपैठिया। सुरक्षा बलों के रोकने के बावजूद ये रुका नहीं घुसपैठिया, और इसके बाद बीएसएफ की तरफ से जो कार्रवाई की गई इसमें घुसपैठिया मार गिराया गया। आगे बढ़ते हैं। एलओसी के पुंछ पहुंचे राहुल गांधी और वहां पर उन्होंने बयान दिया है। लोगों के साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई है। राहुल गांधी ने कहा बहुत लोगों की मौत हुई है, नुकसान हुआ है। लोगों ने 2 से 3 चीजें उठाने की मांग की है। मैं लोगों की मांगे राष्ट्रीय स्तर पर उठाऊंगा, राहुल गांधी का बयान। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। डायरेक्ट सिविलियन एरियाज में शेलिंग हुई। लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज करूंगा।
वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने उस स्कूल का भी दौरा किया जहां गोलाबारी में छात्र की मौत हो गई थी। राहुल वहां स्कूली बच्चों से मिले, उनसे बात की और उनका हौसला बढ़ाया। Don't worry, everything will come back to normal. And your way of responding to this problem should be that you study really hard, you play really hard, and you make a lot of friends in school. Okay? Will you do that? Good. So what were you feeling? You lost your little friends. I'm very sorry about that. Tell me what were they like? कैसे थे वो? बताओ, थोड़ा बताओ, मुझे बताओ कैसे थे, क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या अच्छा लगता था उनको। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे। अच्छा, क्या करते थे वो? क्रिकेट में क्या करते थे? बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे? अब ज्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लव यू। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। राहुल गांधी उस स्कूल में गए जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, गोलीबारी की गई और वहां पर भारी नुकसान हुआ था। ये देखिए आप, वहां पर उन्होंने लोगों का दर्द सुना, बातचीत की, कुछ लोगों से जो बात की है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उस गुरुद्वारे में भी गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारी फायरिंग की थी। ये दो तस्वीरें आपके सामने। तो आपको बता दें कि पुंछ की अगर बात की जाए पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की तरफ से लॉन्च किया गया, इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी की गई, इसमें भारी नुकसान पहुंचा था पुंछ में। और पुंछ की अगर बात करें तो यहां पर 16 लोगों की मौत हो गई थी पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी की गई थी, कायराना हरकत की गई थी। 3 बच्चे भी इसमें शामिल है और इसके अलावा उस गुरुद्वारे में भी गए जहां पर पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई थी। अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जिस स्कूल में 3 बच्चों की जान चली गई थी पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि जो भारत में सिविलियन इलाका है इसको टारगेट पर लिया गया था। 3 बच्चों की जान चली गई थी। ये तस्वीरें आपके सामने, पाकिस्तान ने जहां पर फायरिंग की थी, गुरुद्वारे की तस्वीर, वहां पर माथा टेका। राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात की है, लोगों के बीच पहुंचे, उनका दुख दर्द जाना है। आज बैजंत पांडा और शशि थरूर के नेतृत्व में 2 अलग अलग प्रतिनिधि मंडल विदेश दौरे पर पहुंच गए हैं। डेलीगेशन के सदस्य पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन का सच दुनिया के सामने रखेंगे। बीजेपी सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल आज खाली देशों के दौरे पर रवाना हुआ, तो वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल अमेरिका रवाना हो गया है। ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद पर भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखेंगे। बैजंत पांडा के नेतृत्व वाली टीम बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया में भारत का पक्ष रखेगी, तो वहीं शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल अमेरिका समेत 5 देशों के दौरे पर रहेगा। अमेरिका के बाद टीम कोलंबिया, ब्राजील, पनामा और गुयाना जाएगी। कुल 7 प्रतिनिधि मंडलों को विदेशी दौरे पर जाना है। 3 प्रतिनिधि मंडल पहले से ही विदेश दौरे पर हैं। संजय झा के नेतृत्व में टीम फिलहाल जापान दौरे पर है। इसके बाद ये प्रतिनिधि मंडल दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के दौरे पर रवाना होगी। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाली टीम यूएई दौरे पर है। ये प्रतिनिधि मंडल 4 देशों में जाकर पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन पर जानकारी देगा। वहीं कनिमोझी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल फिलहाल रूस दौरे पर है। ये प्रतिनिधि मंडल 5 देशों में पाकिस्तान की काली करतूतों को उजागर करेगा। और अब आपको सुनाते हैं अमेरिका रवाना होने से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर और बहरीन रवाना होने से पहले बैजयंत पांडा की टीम के सदस्य ओवैसी ने क्या कहा। पर हमारे तरफ से यही संदेश होगा, लेकिन हम वहां जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारे एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए। और हमारे जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से, इसके बारे में बोलने के लिए। पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से
आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं। टोक्यो में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान को घेरा है। हमने पाकिस्तान को 2 हफ्ते का वक्त दिया, यह अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान के आतंकी ढांचों को हमने नष्ट किया है, एक भी नागरिक की जान को खतरे में नहीं डाला गया। देश की बात आती है तो सभी दल एकजुट है। आपको बता दें कि जो टीएमसी की तरफ से डेलीगेशन गया है उसको लीड कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी। आप लोगों को पता है, संजय जी ने बताया, जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, कि हम लोग सब क्यों अपना इस डेलीगेशन की जर्नी जापान से स्टार्ट किए। जापान इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है और आज के इस कार्यक्रम के बाद हम लोग साउथ कोरिया जाएंगे, साउथ कोरिया से सिंगापुर जाएंगे, सिंगापुर से इंडोनेशिया जाएंगे, फिर मलेशिया जाएंगे और ऐसे 7 डेलीगेशन 32 देशों के लिए अब तक निकल चुकी है। हम अलग पॉलिटिकल पार्टीज की हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात हो हम सब एक है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और हम इसलिए यहाँ पे आए हैं। ये जो पिक्चर्स हम लोग दिखाए हैं आपको, आप सबने अब तक इसको सोशल मीडिया में देख चुके हैं और इस बार हम लोग तैयारी के साथ आए हैं, सबूत लेके आए हैं। हर बार जाते थे तो लोग पूछते थे कि देयर आर नॉट इनफ एविडेंस इन पब्लिक डोमेन टू जस्टिफाई क्लेम्स। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 24 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इधर झारखंड में 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड जनमुक्ति परिषद का ये सरगना है पप्पू लोहरा। इस पर पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। जानकारी मिली थी कि पप्पू लोहरा अपने संगठन के सदस्यों के साथ लातेहार के इचवार के जंगलों में छिपा है। सर्च अभियान के दौरान फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। इसके साथ ही प्रभात गंजू नाम के 5 लाख के इनामी नक्सली को भी सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि एक नक्सली को घायल अवस्था में पकड़ा गया। इस ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के पास से हथियार भी जब्त किए गए। इधर बारिश से पहले सफाई की डेडलाइन के बीच लगातार ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर गढ़चिरौली जिले में एक मुठभेड़ हुई। इसमें C60 और CRPF के जवानों ने नक्सलियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ गढ़चिरौली जिले के FOB कमांडे के पास छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर हुई। इस बीच बीजापुर में 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सलियों ने अपने हथियार प्रशासन को सौंपे और मुख्य धारा में वापसी की घोषणा की। खबर बिहार के बक्सर से, जहां मामूली विवाद के बाद ताबड़तोड़ गोलियां चली। गोली लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है और एक शख्स घायल हो गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हंगामे का ये वीडियो बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव का है, जहां बालू गिराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। पहले दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इसी दौरान एक पक्ष के लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों ने हंगामे का जो वीडियो बनाया है उसमें 2 लोग गोलियां चलाते साफ देखे जा सकते हैं। गोलीबारी में 5 लोगों को गोली लगी। 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही एसपी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। आरोपियों की तलाश की जा रही है। वारदात के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। और हम लोग का बालू पर ऊपर बालू गिराने, गट्टी गिराने लगे। हम लोग कुछ बोले उन लोगों को कि भैया काहे गिरावत रहा, तो वो लोग बोले कि जहीं ज़बरदस्ती गिराएंगे। इसी में सुबह हम लोग गए टहलने के लिए, तो उसी समय मेरा 3 भाई का मर्डर मार दिया, दूसरा का 2 लोग और मार दिया। हम लोग कुछ समझ पाते तब तक मेरे 5 भाई लोग का मर्डर हो चुका था सर। MP के इंदौर में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया और उसके बाद ग्रामीणों ने और वन विभाग की टीम ने मिलकर उसका रेस्क्यू किया। कैसे उसे कुएं से बाहर निकाला गया, ये रिपोर्ट आप देखिए। कुएं में फंसा तेंदुआ और उसे देखने के लिए उमड़ी सैकड़ों की भीड़। ये तस्वीरें MP के इंदौर की हैं,
जहां रिहायशी इलाके में आना इस तेंदुए को भारी पड़ गया। यूं तो ये खाने की तलाश में आया था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये इस कुएं में गिर गया। रात भर अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता रहा। ग्रामीणों को जब इसकी भनक सुबह लगी तो रेस्क्यू किया गया। किसी ने कुएं में रस्सी गिराई, बांस से भी इसे बाहर निकालने की कोशिश हुई, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। हालांकि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंच गई। कुएं में डाली गई पाइप के सहारे तेंदुए डूबने से बचा रहा। काफी सोच समझकर कुएं में लोहे और प्लास्टिक के एक केज को उतारा गया और तेंदुए को सुरक्षित निकाल लिया गया। फिलहाल उपचार के बाद अब इसे दोबारा से जंगल में छोड़ दिया जाएगा। केज में रस्से को बांधकर कुएं में केज को उतारा गया और सावधानी पूर्वक जो तेंदुआ है वो केज में प्रवेश किया और उसको हम लोगों ने शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा परीक्षण हेतु उसको चिड़ियाघर लेकर आए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका छावनी में इस वक्त तब्दील होती जा रही है। ढाका में आर्मी की चहलकदमी काफी बढ़ गई है। ढाका में टैंक के साथ उतरी आर्मी। ढाका में चप्पे चप्पे पर आर्मी तैनात। तो ढाका की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आर्मी की गतिविधियां बढ़ी हैं और ये भी जानकारी सामने आ रही कि टैंक्स भी वहां की सड़कों पर नजर आए हैं। मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश आर्मी चीफ में तनाव बढ़ गया है। यूनुस पर आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश रचने की खबर है। आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान को हटाना चाहते हैं यूनुस। पाकिस्तान परस्त जनरल को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं यूनुस। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं यूनुस। बांग्लादेश में यूनुस सरकार का तख्ता पलट होना तय माना जा रहा है। अंतरिम सरकार और सेना के बीच बढ़े तनाव के बीच ढाका में आर्मी की हलचल भी तेज है। राजधानी ढाका की सड़कों पर आज आर्मी के कई टैंक्स नजर आए। चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात कर दिए गए। सेना प्रमुख के निर्देश पर पूरे ढाका को छावनी में तब्दील कर दिया गया। राजनीतिक अनिश्चितता और तनाव के बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस आज ढाका में बीएनपी और जमात इस्लामी के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। शाम 7:30 बजे वो बीएनपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। वहीं रात 8:30 बजे वो जमात के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सेना प्रमुख से मनमुटाव के बाद यूनुस को सरकार चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। अटकलें हैं कि यूनुस आज की बैठक के बाद कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। या तो वो इस्तीफा देंगे या फिर आर्मी चीफ के खिलाफ एक्शन का फैसला होगा। खबर है कि वो आर्मी चीफ वकार उस जमान को हटाकर पाकिस्तान और जमात के चहेते फैजुर रहमान को सेना की कमान सौंपना चाहते हैं। ऐसे में तख्ता पलट की अटकलें भी जोर पकड़ रही हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश में आज की रात बेहद अहम है। और देखिए आगे बढ़ते हैं खबर जर्मनी से। जर्मनी के हैम्बर्ग रेलवे स्टेशन पर कई लोगों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला हुआ और इसमें 12 लोग घायल हो गए। आप देखिए। हमलावर की पहचान एक 39 साल की महिला के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला के पास से एक धारदार चाकू भी बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि उसने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इस हमले के पीछे उसका मकसद क्या था, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। जर्मनी के जिस हैम्बर्ग रेलवे स्टेशन पर चाकू से हमला किया गया, वहां हमेशा भीड़भाड़ रहती है। महिला हमलावर ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर मौजूद लोगों को टारगेट किया। बताया जा रहा है कि महिला ने अचानक चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते या महिला को रोक पाते, तब तक ताबड़तोड़ वार करके महिला 12 लोगों को घायल कर चुकी थी। वारदात के समय एक ट्रेन स्टेशन के सामने ही खड़ी थी। हमले के बाद प्लेटफॉर्म पर एक हाई स्पीड ICE ट्रेन के दरवाजे भी खुले देखे गए। क्या ये कोई आतंकी हमला था या किसी खास मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया गया, फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है। हमले के बाद से लोग दहशत में हैं और फिलहाल स्टेशन की गहन जांच पड़ताल की जा रही है। एक्टर सलमान खान की सुरक्षा में चूक के कई मामले सामने आने के बाद उनके आवास गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा की ये वही गैलेक्सी अपार्टमेंट है जहां बॉलीवुड के भाईजान और सुपरस्टार सलमान खान रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में यहां हुई सिलसिलेवार घटनाओं से सलमान खान की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे, लेकिन अब इसे लेकर मुंबई पुलिस और सलमान खान की पर्सनल गार्ड्स और सिक्योरिटी ने मिलकर कुछ बड़े बदलाव किए हैं। मुंबई पुलिस सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक गैलेक्सी अपार्टमेंट में अब एंट्री के लिए पहचान की पुष्टि आवश्यक होगी। इंटरकॉम पर कॉल वेरिफिकेशन और पहचान पुष्टि के बाद ही एंट्री मिलेगी। इसके अलावा आसपास के निजी भवनों की सुरक्षा में सतर्कता बरती जाएगी।
इसके अलावा भी कई प्रावधानों पर मुंबई पुलिस विचार कर रही है। हालांकि सलमान खान को पहले से ही Y+ स्तर की सुरक्षा मुहैया है, लेकिन बिश्नोई गैंग की चेतावनी के बाद पुलिस और सलमान की सुरक्षा में तैनात एजेंसियां ज्यादा सतर्क हैं। हाल ही में गैलेक्सी अपार्टमेंट के तमाम सुरक्षा चक्र को चकमा देकर एक 36 साल की युवती सलमान खान के फ्लैट के पास पहुंच गई थी। कुछ दिन पहले एक लड़का भी ऐसा करते हुए पकड़ा गया था। बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई की टीम क्रिमिनल अंगद सिंह चंडोक को डिपोर्ट करके अमेरिका से भारत ले आई है। चंडोक पर क्या है आरोप, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। चंडोक को अमेरिका से भारत लाने के लिए सीबीआई को एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। लंबे संघर्ष के बाद फरार चल रहे वांटेड आरोपी अंगद सिंह चंडोक को भारत लाया जा सका। अंगद सिंह चंडोक पर बैंक से धोखाधड़ी का आरोप है। इसी मामले में सीबीआई को उसकी तलाश थी। चंडोक का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। ये एक भारतीय नागरिक है। आरोप है चंडोक ने कई शेल कंपनियां बनाई थी। चंडोक ने अमेरिकी नागरिकों से ऑनलाइन टैक्स सपोर्ट योजना के जरिए लाखों डॉलर की चोरी की थी। इस पैसे को शेल कंपनियों के माध्यम से भारत और अन्य देशों में ट्रांसफर किया गया था। चंडोक को अमेरिकी अदालत से दोषी ठहराया जा चुका है। अमेरिका के सीनियर सिटीजन के साथ उसने धोखाधड़ी की थी। इसी मामले में अमेरिकन कोर्ट ने अंगद को 6 साल की सजा सुनाई थी। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक चंडोक ने 2 साल तक ये ठगी की और करीब 12.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ठगी के जरिए कमाई। अंगद सिंह चंडोक को अब भारतीय अदालत में पेश किया जाएगा और कस्टडी की मांग की जाएगी। उम्मीद ये की जा रही कि चंडोक से पूछताछ में सीबीआई को ठगी के मायाजाल को सुलझाने में मदद मिलेगी। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों में डर है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, यूपी और तेलंगाना जैसे राज्यों में इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। देश के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 23 मई को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 45 नए मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों के सबसे ज्यादा 35 नए मामले मुंबई से सामने आए हैं। इसी तरह पुणे में 4, कोल्हापुर में 2, रायगढ़ में 2 और लातूर और ठाणे में 1-1 मामले मिले हैं। मुंबई में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 183 हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में पॉजिटिव मामले 210 तक पहुंच गए हैं। हालांकि अब तक 81 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन अभी और एहतियात बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट पर गौर करें तो केरल में मई में कोविड-19 के 273 मामले सामने आए। राजधानी दिल्ली में इसके अब तक 23 मामले सामने आए। एहतियातन यहां अस्पतालों को सख्त सुझाव दिए गए हैं। यूपी के गाजियाबाद में अब तक कोविड-19 के 4 मामले, कर्नाटक के बेंगलुरु में एक 9 महीने के बच्चे का संक्रमण भी सामने आया है। इसी तरह तेलंगाना में कोविड-19 से संक्रमित एक मरीज को आइसोलेशन में रखा गया है। लिहाजा हमें एक बार फिर जिम्मेदारी से पेश आना है और सावधानी बरतनी है। केरल में मानसून आने से पहले भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर पेड़ गिरने से यातायात पर बुरा असर पड़ा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भारी बारिश के साथ तेज हवा ने किस कदर तबाही मचाई है। कई जगहों पर तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, जिसे अब हटाया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग तिरुवनंतपुरम के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने भारी बारिश के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की भी वार्निंग जारी की है और इसकी वजह से तिरुवनंतपुरम में 3 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले आईएमडी ने यह भी बताया कि अगले 2 दिनों में राज्य में मानसून के दस्तक देने की संभावना है और अगले 7 दिनों के दौरान केरल में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने राज्य के त्रिशूर, मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कन्नूर और कासरगोड में 24 से 26 मई तक तथा मल्लपुरम, कोझिकोड और वायनाड में 25 व 26 मई के लिए रेड अलर्ट को जारी किया गया है। आईएमडी ने 26 मई के लिए पथनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में भी रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान काफी तेज बारिश हो सकती है। प्रशासन पहले से ही पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।